Greeting friends, today we are going to discuss a question on FDI. FDI के ऊपर हमको एक क्वेश्चन करना है। देखते हैं, ये हमारी मेंस स्टडी का पार्ट है। अगर आप भी कोई कोर्स करना चाहते हैं तो आप बहुत सारे कोर्सेज हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, आप वो कोर्स कर सकते हैं। फाउंडेशन का कोर्स, प्रीलिम्स का कोर्स, आंसर राइटिंग जिसमें हम मास्टर हैं, 700 से ज्यादा मॉडल आंसर आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम में कराते हैं। आप रजनीश आईएएस एकेडमी का ऐप डाउनलोड में जाकर, प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, वहीं से चीजें आपको मिलेंगी। यू विल गेट ऑल दी थिंग्स फ्रॉम देयर। सो टुडे वी आर डूइंग अ क्वेश्चन अबाउट फॉरेन डायरेक्ट स्टेट। तो एफडीआई ऑलवेज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। FDI investment play a very importance to Indian economy critically analyze. This is the question. So basic से लेके एडवांस तक समझते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे हमारे लिए उपयोगी है और भारत से क्या आपको फायदा होगा, भारत को इसका क्या फायदा होता है। तो आपको पता ही है 1991 तक we were pursuing the import substitution policy। हम लोग कोशिश कर रहे थे हमें बाहर से चीजें ना मंगानी पड़े, पर भारत बिगड़ गया, भारत की स्थिति बिगड़ गई और हमको एलपीजी रिफॉर्म करने पड़ गए। जब हमने एलपीजी रिफॉर्म किए तो एफडीआई हमने मंगाई और 2022 में हमने, इंडिया इज द ब्राइटेस्ट स्पॉट इन दिस वर्ल्ड, 83 बिलियंस की एफडीआई हमने बनाई। भारत की एफडीआई बढ़ती ही जा रही है। 65% एफडीआई भारत ने मंगाई है और एफडीआई से भारत को बहुत फायदा भी हो रहा है। आपने देखा होगा मेक इन इंडिया हमारा जो प्रोजेक्ट है, बार बार मोदी जी ये कहते रहते हैं भारत में आइए, भारत में बनाइए। कभी टेस्ला को बोलते हैं कि गाड़ियां यहां पर बनाइए, कभी एप्पल को बोलते हैं, कभी अमेरिकन कंपनीज, कभी यूरोपियन कंपनी, भारत में आइए, इन्वेस्ट कीजिए। आपने देखा होगा मेरे जिगर के टुकड़ों, एप्पल का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बन रहा है, जापानियों का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बन रहा है, हर एक का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बढ़ रहा है और भारत को इसका बहुत बेनिफिट हो रहा है। भारत इन्वेस्टर सबमिट कराता रहता है। भारत में जब भी आप देखते हैं कि मोदी जी विदेशी दौरे पर रहते हैं, whenever he is abroad, वो यहाँ के पूंजीपतियों को वहां ले जाते हैं और जब भी कोई डेलीगेट्स यहाँ पर आता है तो इन्वेस्टर समिट, यूपी में देखिए, पूरे भारत भर में ये होता रहे। तो एफडीआई है क्या और एफडीआई की भारत को जरूरत क्यों? देखिए, कोई भी विदेशी कंपनी जब काम करती है तो क्या चाहती है कि उसको सस्ता माल बनाने को मिल जाए, कच्चा माल मिल जाए, चीप लेबर, चीप रॉ प्रोडक्ट मिल जाए। अगर अमेरिका की कंपनी यहीं पर चीजें बनाती है तो 2-3 इश्यू इसको आते हैं। तो मार्केट छोटी है, 25 करोड़ लोग ही हैं जो अपने आप में बहुत है, बट एज कंपेयर टू इंडिया, चाइना बहुत कम है। दूसरी प्रॉब्लम आती है कि यहाँ के लोग तनख्वाह बहुत मांगते हैं। तीसरा, नेचुरल रिसोर्स की कम है। तो जब ये कंपनी डायरेक्टली इंडिया में आके काम करती है तो इसको कच्चा माल भी मिल जाता है, चीप लेबर भी मिल जाती है और बहुत सारी मार्केट भी मिल जाती है अपना सामान बेचने के लिए। इसीलिए विदेशी कंपनियां डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में आती है। इससे फिर कंट्रीज को क्या फायदा होता है? वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, अफ्रीका, इन कंट्रीज को क्या फायदा होता है? इन कंट्रीज के अंदर पोटेंशियल तो बहुत है, ह्यूमन रिसोर्स तो बहुत है, कभी कभी रॉ मटेरियल भी है, बट इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, मनी नहीं है। जैसे एक आदमी के पास प्लॉट तो बहुत बड़ा है, 1000 गज का प्लॉट है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है कि वो बना ले, तो क्या करे? पूरी जिंदगी गरीब रहे या किसी बाहर के इन्वेस्टर को बनाए और बोले 4 फ्लोर खड़े कर दे, 2 तेरे 2 मेरे, 2 विल गो टू यू, तो एटलीस्ट 2 तो मिल गए। तो इसीलिए एफडीआई को कोर कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया कि बुलाया जाता है। आप क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर है।
फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज समथिंग वेयर अ फॉरेन कंपनी, अनदर कंपनी यहाँ पर आती है और वहां पर मैनेजमेंट का स्टेक खरीद लेती है। इंडिया के लिए इट इज मोर देन 10%। जब कोई कंपनी आ जाती है और मैनेजमेंट का कंट्रोल ले लेती है, यानी उसका उद्देश्य है कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज को बनाना, देयर रोल इज टू डू सम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। भारत बहुत बढ़िया है। भारत के लिए इंपॉर्टेंस क्यों है? भारत के लिए में जब पैसा आता है तो कंपनी आती है तो जॉब्स लगती हैं लोगों की। जो हमारा करंट अफेयर डेफिसिट है, हमको ऑयल्स, फर्टिलाइजर्स और हैवी इंडस्ट्री भारत को लेनी पड़ती है, उसके लिए पैसा मिल जाता है क्योंकि विदेशी करेंसी में ये एफडीआई चलती है। और मेरे जिगर के टुकड़ों, इससे हमारे यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर आगे बढ़ता है। बजट जो हमारा अधूरा रह जाता है, कभी कभी जरूरत पूरी मिल जाती है, मनी पर, रुपीस पर प्रेशर नहीं पड़ता, और जो विदेशों से हम आयात निर्यात कर रहे हैं उसके लिए पर्याप्त धन हो जाता है। इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व में अभी लगभग $600 बिलियन है। इसी से सारा व्यापार होता है। विदेशों से जो कुछ भी हम लेके आते हैं वो इसी एफडीआई की करेंसी का उसमें एक बहुत बड़ा पार्ट है, और हमारे यहाँ ये फॉरेक्स रिजर्व के रूप में कलेक्ट भी होता है, और जिससे हम बजट में भी, करंट अकाउंट डेफिसिट में भी, प्लस रुपीस पर प्रेशर नहीं पड़ता क्योंकि हम ना इन्फ्लेशन आता है, क्योंकि हम फॉरेक्स रिजर्व से ही पैसा लेते और देते रहते हैं। एम्प्लॉयड जनरेशन, बिल्कुल, विदेशी कंपनी जब आती है तो यहाँ पर फैक्ट्री लगाती है तो जॉब मिलती है। जब कंपनी आती है तो वो देख अपने साथ टेक्नोलॉजी लेकर आती है, नॉलेज लेकर आती है, मैनेजमेंट लेकर आती है, उसका फायदा इंडिया को होता है। इसी से भारत में एफडीआई जब कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में, रेलवे के क्षेत्र में, इफ इट इज कमिंग इनटू द कंस्ट्रक्शन एंड द रेलवे सेगमेंट, अभी जापान की एफडीआई आई हुई है, हाईवेज, इंटरनेट, फ्रेट कॉरिडोर, टैक्सेशन, जो भी ये कंपनियां काम करती हैं उसका सीधा भारत में 25% टू 30% वो देती हैं, तो भारत को डायरेक्ट मुनाफा होता है, प्लस एम्प्लॉइज देती हैं, प्लस सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी अपनी भूमिका अदा करती है। बाहर से जब प्रोडक्ट सर्विसेज की कंपनी आती हैं, बहुत सारी कंपनी आती हैं, तो कंपटीशन बढ़ता है, क्वालिटी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होती है, तो बहुत ही अच्छी है एफडीआई। भारत के फॉरेक्स रिजर्व के लिए, करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए, इन्फ्लेशन के लिए, को रोकने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, मेक इन इंडिया के लिए, भारत की ग्रोथ स्टोरी 1991 के बाद काफी बढ़ गई मेरे को। लेकिन इसमें चिंता भी है। एफडीआई अकेले नहीं आती, अपने साथ प्रॉब्लम लाती है। कोई इन्वेस्टर आ रहा है तो वो बेवकूफ नहीं है, प्रॉफिट कमाने आता है, तो एक बार इन्वेस्ट करता है और बार बार प्रॉफिट कमा के जाता रहता है। क्या बात करें, एक बार 100 रुपए लगा दिए और फिर वो 10% अगर बेनिफिट हर साल ले रहा है, तो 10 साल के बाद वो जितना पैसा लगाया था उतना लगा दिया, और आप वो जो लेकर जा रहा है प्रॉफिट के रूप में, वो अपनी कंपनी में, इट्स अ काइंड ऑफ अ न्यू इंपीरियलिज्म, जो ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं और कंपनियों के द्वारा, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया जाता था, अब इन कंपनियों के द्वारा किया जाता है। तो न्यू इंपीरियलिज्म, नए तरीके का उपनिवेशवाद प्रॉब्लम है। तो न्यू इंपीरियलिज्म इज अ प्रॉब्लम, और एकदम से पैसा निकल जाते हैं अगर उनको फायदा नहीं होता, जिससे भारत में या डेवलप्ड नेशंस में अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन की समस्या बढ़ जाती है। कभी कभी एमएनसी ऐसा कंट्रोल लेती है कि एक देश की सोवरेनिटी को, उसके लॉ को, रेगुलेशन को हर्ट करती है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, वहां पर कहती है लेबर लॉ नीचे करो, रेगुलेशन में ढील दो, टैक्सों में कम करो, हम जिस तरह से कहते हैं वैसे रूल बनाओ। तो क्या होता है, रॉ मटेरियल का एक्सप्लॉयटेशन, लेबर का एक्सप्लॉयटेशन, वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं देती, लेबरों का खून चूसती है। एप्पल की फैक्ट्री को देखा गया चाइना में करते हुए, और अगर वो कंपनी बड़ी है तो डोमेस्टिक मार्केट का कोई प्रोडक्ट है, ऐसी कंपनी जो भारतीय है
और वो उसी सेगमेंट में है तो डोमेस्टिक कंपनी को डुबा देती है, क्योंकि वो इतना चीप प्रोडक्ट लेकर आती है कि डोमेस्टिक मार्केट ऊपर ना उठा सके। अब अगर वो टेक्नोलॉजिकल लेवल की कंपनी है तो अब जैसे भारत में एआई, मशीन लर्निंग, चैट जीपीटी, ये जो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं इससे लेबर्स की जॉब छूट रही है, तो एक बहुत बड़ा सेक्टर है। भारत में क्या एफडीआई ग्रामीण क्षेत्रों में आती है, रूरल एरियाज में आती है, सोशल सेक्टर में आती है? नहीं, मोस्ट ऑफ द आई इज कमिंग इन दी ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट, जो ऑलरेडी प्रोडक्ट चल रहे हैं, आईटी, फाइनेंस, स्किल सेक्टर में आती है, जबकि हमें जरूरत है विलेज, एग्रीकल्चर, इस सेक्टर में नहीं आती, स्किलफुल सेक्टर में आती है और कुछ ही जगह में आती है। 4 ही जगह में ज्यादा एफडीआई देखा जा रहा है, महानगरों में ज्यादा आती है, बिहार जिसको जरूरत है, उड़ीसा जिसको जरूरत है। रीजनल इम्बैलेंस बढ़ रहा है एफडीआई के कारण, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, तो इंडिया इज हैव सम आइलैंड ऑफ प्रोस्पेरिटी विद द लार्ज ओशन ऑफ पावर। तो कुछ ही जगह पर एम्पावरमेंट है, लार्ज में कोई एम्पावरमेंट नहीं है, अदर स्टेट में कुछ नहीं है। इसके बाद इन्वायरमेंट लॉ को ये बाइफरकेट करते हैं। तो प्रो एंड कॉन्स दोनों है एफडीआई के। कॉन्ट्रैक्ट लेबर को बढ़ावा देती है भारत में, तो अभी देखिए गिग इकोनॉमी पूरी तरीके से बहुत अधिक पोर्शन इसका उस पे है। तो क्या करना चाहिए? क्या एफडीआई को मंगाना ही नहीं चाहिए? नहीं, जरूरत है हमें टेक्नोलॉजी की, मैनेजमेंट की, उनकी नॉलेज की। भारत में 150 करोड़ के नियरिंग हमारी पॉपुलेशन होने जा रही है, हमें जरूरत है उनको आगे बढ़ाने की। तो क्या करना चाहिए? कॉम्प्लीमेंट्री बनाना चाहिए, कॉम्पिटिटिव नहीं। एमएसएमई जो कि लेबर इंडस्ट्री सेक्टर है, छोटी छोटी कंपनियां हैं, इस सेगमेंट में है। भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी सेक्टर पर डेवलप करने की जरूरत है, ताकि इस क्षेत्र में एफडीआई आ सके। हम लोगों को अपनी सोशल सेक्टर पर आगे बढ़ाना पड़ेगा मेरे जिगर के लोगों। डेमोग्राफिक डिविडेंड जो हमारे लेबर्स हैं वो फुल और कोशिश करें कि अदर एरियाज में, एग्रीकल्चर में, अदर पार्ट ऑफ इंडिया ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में आए, इसमें हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इस पर हम भी काम करें और रूरल सेक्टर में आए। तो इस तरह से आप आंसर को लिख देंगे कि एफडीआई हमको जरूरत है, बट चीजें हमको करनी। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी। आप सब लोग रजनीश आईएएस एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर दीजिए, क्लास को लाइक कीजिए, शेयर किया कीजिए, कि अच्छी नॉलेज लोगों तक मिले। और हम चाहते हैं आपका टॉप 50 में रैंक लगे। इसके लिए हमारी जो कंप्लीट क्लासें हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव हैं और मॉडल आंसर बेस्ड। तो इन क्लासों को जरूर शेयर कीजिए, ज्वाइन कीजिए आप हमारे बैचेस को, जिसमें करंट अफेयर से लेकर फिल्म्स की टेस्ट सीरीज, फाउंडेशन के सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं। अभी सीसेट का बैच भी आपके लिए खुलना चाह रहा है। तो थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, खुश रहिए। ऐप डाउनलोड कर लीजिए और कोई भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पर आप सेव कर लीजिए, इस नंबर पर हो सकते। तो और इंग्लिश मीडियम की क्लासेस आपके लिए बनती रहे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।